एवर कहती है कि प्रिंसेस आप कैसे भी आ सकती हैं, क्यों मैंने ठीक कहा ना यंग मास्टर। और यह सुनकर काइल शर्मा जाता है जिससे कि उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए अपने चेहरे को पकड़ लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, समय पीछे लौट रहा है। वह दिन बताया जाता है जब बेला डीमन वर्ल्ड में वापस से चली जाती है और जैनकिन और एवर वहीं पर ह्यूमन वर्ल्ड में ही रुक जाते हैं। एवर कहती रहती है कि ओ माय लॉर्ड ज़ेनबार भी चले गए हैं, आप इतने समय से साथ रह रहे थे, इतने दिनों बाद मिलने के बाद। यह सुनकर जैनकिन एवर से कहता है कि किसी भी तरह से न तो हम यंग मास्टर के पास जा सकते हैं और न ही उन्हें किसी बारे में बता सकते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर साथ में ही रहना चाहिए। एवर स्माइल करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि माय लेडी ने मुझसे एक एहसान मांगा है। और जैनकिन कहता है कि यह वह लेडी नहीं थी जिसने कि आपसे इस बारे में पूछा था। और यह सुनकर एवर सोचती रहती है कि अगर मुझे यह शर्त जीतनी है तो मुझे कुछ समय के लिए जैन से छुटकारा पाना ही होगा। एवर जैनकिन की ओर देखती है और कहती है कि जैन प्रिंसेस को बुलाने में सक्षम एक जादूगर को खोजने के बारे में आखिर आपका क्या विचार है? हम वापस से प्रिंसेस को मानव वर्ल्ड में बुला सकते हैं। और जैसा कि जिस समय जैन ने कहा था कि यदि हम मानव क्षेत्र पर आक्रमण करने जा रहे हैं तो हमें उसे बुलाने में सक्षम होना ही होगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जैन? और इस बात पर जैनकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और एवर कहती रहती है कि आइए पहले से ही तैयारी करें और सुनिश्चित करें कि जैन प्रिंसेस का पक्ष जीत ले, जिससे कि वह यहाँ पर आने के लिए राजी हो जाएं। जैनकिन अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें, वैसे भी मैंने पहले ही 200 साल एक ऐसे जादूगर की खोज में बिता दिए जो लॉर्ड ज़ेनबार को यहाँ पर बुलाने के लिए सक्षम हो। यह सुनकर एवर सरप्राइज होते हुए कहती है कि ओ माय, क्या 200 वर्ष? आपने इसके लिए 200 वर्ष तक इंतजार किया। सचमुच आप लॉर्ड ज़ेनबार से बहुत ही ज्यादा प्यार करते होंगे, इसीलिए आपने उनके लिए इतने समय तक इंतजार किया। जैनकिन खुश था कि आखिरकार वह ज़ेनबार से मिल तो पाया और एवर खुश होते हुए कहती है कि यदि प्रिंसेस को यहाँ पर बुलाया जाए तो मैं निसंदेह कह रही हूँ कि लॉर्ड ज़ेनबार भी उन्हें उनके पीछे पीछे यहाँ पर आ जाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जैनकिन कहता है कि प्रिंसेस अब बड़ी हो गई है, इसीलिए हमें उन्हें बुलाने के लिए एक अलग समनिंग सर्कल की आवश्यकता है और इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में जादुई शक्ति की आवश्यकता होगी। समनिंग सर्कल को बनाए रखना कठिन होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि इन सब के लिए एक जादूगर को ढूंढना एक बेकार चीज होगी। एवर विचार करती रहती है कि जैसे कि मुझे उम्मीद थी हमारे यंग मास्टर डीमन लोक में नहीं रह पाएंगे, यहाँ तक कि जैनकिन जैसा हाफ डीमन भी वहाँ पर मुश्किल से ही जीवित बच सकता है। लेकिन यदि वह यंग मास्टर है तो क्या वह चाहे तो डीमन लोक में रहने में सफल नहीं हो सकते? और यदि ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि प्रिंसेस भी इस बारे में खुश होगी। इसके अलावा सट्टेबाजी के प्रति इस जुनून के पीछे एक कारण और भी है, वो है एक प्रेम कहानी जो कि बहुत ही ज्यादा स्वीट होगी। एक इस प्रकार के लव स्टोरी जिसके पीछे सक्यूबस भी पागल हो जाती है, वह बहुत ही ज्यादा प्यारी प्रेम कहानी होगी। इसके अलावा कम से कम सक्यूबस शारीरिक प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एवर जैसे उच्च पदस्थ लोग जब भी गहरी भावनाओं का अनुभव करते हैं तो उन्हें तीव्र शक्ति का प्राप्त होना महसूस होता है। और
और जो कि डीमन वर्ल्ड में प्रेम लगभग न के बराबर है, इसीलिए सक्यूबस वहाँ शायद ही शक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए उनमें से कई उसे आत्मसात करने के लिए मानवीय सपनों में घुसपैठ करते हैं, लेकिन सपने मछली पकड़ने जैसे होते हैं। कोई भी सपना पकड़ में आ सकता है। उनसे मिलने वाली शक्ति किसी व्यक्ति से सीधे लेने की तुलना में कुछ कम होती है। एवर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि यहाँ एक अविश्वसनीय कहानी है। 200 साल पहले डीमन वर्ल्ड को हिला देने वाला ज़ेनकिन और ज़ेनबार का कांड था और मुझे लगता है कि मुझे उन दोनों को वापस से मिलवाना चाहिए। और एवर को इस तरह से खुशी से उड़ते हुए देखकर ज़ेनकिन सोचता रहता है कि आखिर वह क्या सोच रही है और वहाँ कैसे गई। अभी तो वह यही थी और आखिर वह मेरे बिना ही किस प्रकार की योजना बना रही है। ज़ेनकिन एवर से कहता रहता है कि तो चलो वापस चलते हैं, कोई भी लापरवाही की कोशिश मत करना। और एवर कहती है कि अगर किसी को वापस जाना चाहिए तो वो आप हैं ज़ेन। मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं इसे जीतने वाली हूँ। ज़ेनकिन कहता है कि आखिर आप किस तरह की इच्छा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने जा रही हैं, जिसके कारण आप एक शर्त के प्रति इतनी जुनूनी हैं। और एवर नीचे आते हुए कहती है कि मैं अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रही हूँ। और ज़ेनकिन गुस्सा होते हुए कहता है कि हाँ सचमुच आप एक डीमन हैं, इसीलिए आपको अब अपने सपनों से बाहर आ जाना चाहिए। एवर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो कहती है कि मैं इसे अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। आप नहीं समझेंगे, एक ऐसी इच्छा जिसके बारे में सभी सक्यूबस पागल होते हैं और सबसे ज़्यादा तो इस इच्छा के बारे में मैं पागल हूँ। लेकिन ज़ेनकिन कुछ समझ नहीं पाता है और एवर उसे अपनी ओर बुलाते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहती है। और एवर की एम्बैरेसिंग बातों को सुनकर ज़ेनकिन का चेहरा लाल हो जाता है और वो शर्मा जाता है। ज़ेनकिन अपने चेहरे को पकड़ते हुए एवर से दूर हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता रहता है कि एवर सच में आप पागल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी पागल हैं, सच में आप पागल हैं। एवर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो कहती रहती है कि ऐसा करने के लिए मुझे पागल होना पड़ेगा, है ना? अगर मैं डीमन वर्ल्ड के इतिहास के सबसे बड़े ज़ेनकिन और ज़ेनबार कांड का गवाह बनना चाहती हूँ तो। ज़ेनकिन गहरी सांस लेते हुए कहता है कि खैर हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एक गहरे अनुबंध में बंधे हुए हैं। और एवर कहती है कि यही कारण है कि आप अभी भी इसी तरह से फंसे हुए हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वर्ष 1165 का दिन दिखाया जाता है, वह दिन जब काइल को पवित्र कब्र मिल गई थी। काइल अपने साथियों के पास आते हुए कहता है कि री ने मुझे तुम्हारी किसी चीज को जांच करने में मदद चाहिए। काइल उन्हें उस परफ्यूम की बोतल को दिखाते हुए कहता है कि यह एक औषधि है जिसे मायू ने खरीदा था। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। हर औषधि इसके समान है और कौन सी वह औषधि है। काइल उस बोतल को देखते हुए सोचता रहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि यह एवर का ही ब्लड है और यह वैसा ही परफ्यूम है जिसे एवर बेला के लिए बनाती थी। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अगर वह मिल गई तो मैं बेला तक पहुँच जाऊंगा और इसमें निश्चित रूप से वह मेरी मदद जरूर करेगी। दूसरी ओर मायू भी अपने हाथ को खड़ा करते हुए कहती है कि हम भी इसमें मदद करेंगे। मुझे नहीं पता था कि यह एक औषधि है। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक सुगंधीदा खुशबू है जो कि वह बेच रहे थे। और दूसरी ओर रोजेना को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन सब से उसको बहुत ही ज्यादा शाय फील हो रहा था, जिससे कि उसका चेहरा लाल हो गया था। काइल किसी भी तरह बेला के बारे में पता लगाना चाहता था। वह जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना चाहता था और वो मायू से कहता है कि यदि ऐसा है तो फिर मुझे आपसे एक अनुरोध करने दीजिए।
उन दोनों को देखकर काइल सोचता रहता है कि यदि वह दोनों मेरे साथ आना चाहती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह अच्छा ही है। वैसे भी वह प्रिसिला काउंट परिवार की लेडी है, उसे दुश्मनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सेन शिफ्ट हो जाता है। एक साल बाद वर्ष 1166 को दिखाया जाता है और रॉयल कैपिटल के पास के गांव में ही ज़ेनकिन और एवर ने अपनी शॉप खोल रखी थी और वह अच्छी चल रही थी। वह कहती है कि फिर यहाँ पर ज़रूर आना। ज़ेनकिन एवर से कहता रहता है कि क्यों ना हम डीमन लोक में वापस लौट चलें। वैसे भी माई लेडी को भेजने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। इसके अलावा हम वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं। यह सुनकर एवर गुस्सा होते हुए कहती है कि ठीक है ज़ेनकिन, मैं आपके लिए डीमन वर्ल्ड का दरवाज़ा खोल देती हूँ, आप स्वयं ही चले जाइए। यह सुनकर ज़ेनकिन सोचता रहता है कि जैसे कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, मेरे यहाँ से जाते ही मुझे पता है कि आप यंग मास्टर के पास भाग जाएंगी। इस बारे में सोचकर ज़ेन चिल्लाते हुए कहता है कि इस शर्त का यंग मास्टर से कोई लेना देना नहीं है, यह बस लेडी पर ही निर्भर करता है। और एवर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, सिर्फ अपने साथ ये भी ले लो, इसके अलावा कपड़े भी ले जाओ, मैं उन्हें भी आपके साथ ही भिजवा देती हूँ। एवर स्माइल करते हुए इशारा करते हुए कहती है कि वैसे भी ज़ेन आपको वापस लौट जाना चाहिए। क्या आप लॉर्ड ज़ेनबार को देखना चाहते होंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको जल्द ही वहां पर जाना चाहिए। यह सुनकर ज़ेनकिन कहता है कि वैसे क्या आप बताएंगे आखिर यह अफवाहें कितनी दूर तक फैली हुई हैं। और एवर कहती है कि खैर अगर 200 साल पहले डीमन होते तो आपको सब कुछ पता होता, क्यों मैंने ठीक कहा ना। इसके अलावा यही वह हिस्सा है जो मुझे सबसे ज़्यादा अधिक निराश करता है। मुझे उस समय उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार करते हुए देखना चाहिए था, वह बहुत ही प्यार भरा होता। एवर खुशी से झूमते हुए कहती है कि लेकिन यह भी ठीक है, जब मुझे पता चला कि ज़ेन लॉर्ड ल्यूसिड का बेटा था जो कि अकेला था जिसने लॉर्ड ज़ेनबार की प्रतिक्रियाएं देखी थी। और यह सुनकर ज़ेनकिन चिल्लाते हुए कहता है अब बस कीजिए। वह दोनों इस बारे में बातें ही करते रहते हैं, लेकिन ज़ेनकिन उसे चुप नहीं करवा पाता है। और दूसरी ओर अचानक से वहां पर कोई कस्टमर आ जाता है और एवर स्माइल करते हुए कहती है कि वेलकम, आपका स्वागत है। यह देखकर वह दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां पर और कोई नहीं बल्कि काइल था। और काइल स्माइल करते हुए कहता है कि ज़ेनकिन, एवर, हम काफी समय बाद मिले, मुझे मिलकर खुशी हुई। आखिरकार काइल ने उन दोनों को ढूंढ ही लिया। वह उस शॉप में अपना काम करते रहते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि काइल उन्हें ढूंढ लेगा। ज़ेनकिन एवर से कहता रहता है कि एवर, क्या हमें उनसे संपर्क नहीं करना चाहिए था, लेकिन आखिर वह यहाँ पर कैसे आए, इस पर एवर कोई भी जवाब नहीं देती है। और वह नीचे की ओर गिरी हुई परफ्यूम की बोतल में से एक को उठाते हुए खुश होते हुए कहती है कि मैंने इस पल के लिए बहुत ही लंबे समय तक इंतजार किया है और आखिरकार वह आ ही गया। एवर कहती रहती है मैंने कहा कि दूसरों से संपर्क मत कीजिए, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वह हमसे संपर्क नहीं कर सकते हैं या फिर वह नहीं करना चाहते हैं। और उन्हें देखकर काइल बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो कहता है कि एवर, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। दूसरी ओर रोज़ेना उसे देखकर सरप्राइज थी क्योंकि उसने काइल को इस तरह से स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा था। वह सोचती है कि पूरी यात्रा के दौरान मैंने कभी भी काइल को ना ही इस तरह से मुस्कुराते हुए देखा और ना ही इस तरह से बात करते हुए देखा। एवर कहती रहती है कि हाँ, भले ही हम उनके पास नहीं जा सकते, लेकिन मैं उन्हें अपने पास आने से भी नहीं रोकूंगी। काइल कहता है कि आप बिल्कुल भी नहीं बदली एवर। और एवर कहती है कि यंग मास्टर, आप बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं।
एवर एक स्टूल को अपने पास लेकर आती है और उस पर चढ़ते हुए कायल को गले लगाते हुए कहती है कि जब मैं यहाँ से गई थी तो यंग मास्टर पहले से ही सुंदर व्यक्ति बन चुके थे, लेकिन अब वह बड़े होकर और भी ज्यादा हैंडसम और लंबे हो गए हैं। मैं आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ यंग मास्टर। और यह सब देखकर रियो और रीने बहुत ही ज्यादा शॉक में थे। रीने कहती है कि वाह, कायल वास्तव में किसी को गले लगा रहा है, और रियो कहता है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। जैनकिन उनके पास जाकर कहता है कि लेकिन आपने हमें यहाँ पर ढूंढा कैसे? और रियो कहता है कि ओ, हम उस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसने यह औषधि बनाई थी। रियो उस सेंट की बोतल को दिखाता है और उसे देखकर जैनकिन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि एवर, आपने यह क्या किया? और एवर स्माइल करते हुए कहती है कि देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ, है ना? और कायल कहता रहता है कि हाँ हाँ, आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं एवर, आपने अच्छा किया। दूसरी तरफ यह सब देखकर रोसेना आश्चर्यचकित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि कायल ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था जिस तरह का वह इस समय कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अब कायल को बिल्कुल भी जानती ही नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वह सभी बैठकर बातें करने लगते हैं और रियो कहता रहता है कि रोसेना को शायद पता नहीं है कि हम यहाँ हैं। क्या हमें उसे जाकर ढूंढना चाहिए? क्या होगा अगर वह वहीं पर तंबू में ही हमारा इंतजार कर रही हो? यह सुनकर कायल उससे कहता रहता है कि यह एक आवाज है, अगर वह यहाँ पर नहीं भी होगी तो वह अंततः यहाँ पर घूम फिर कर आ ही जाएगी। वह इतनी भी अनजान नहीं है कि वह इस जगह को पहचानेगी नहीं। एवर कहती रहती है कि अब तो यंग मास्टर की स्मेल भी यंग लेडी जैसी ही महसूस हो रही है। और जैनकिन कहता है कि आखिरकार उनका पालन पोषण उन्होंने ही किया है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। दूसरी ओर रियो उनकी बातें सुनता रहता है और वो अपनी सीट से खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है, आप सभी बातें कीजिए, मैं अभी जाकर रोसेना को लेकर आता हूँ। रियो रोसेना को ढूंढने आ जाता है। वह उसी टेंट में बैठी रहती है और उसे देखकर रियो कहता है कि रोसेना, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और रोसेना कहती है कि ओ रियो, मैंने सोचा कि अब आप सब एक पल के लिए दूर चले गए हैं, इसीलिए मैंने यहीं रहकर आप सभी का इंतजार किया। रोसेना को देखकर लग रहा था कि वह ठंड से कांप रही है और रियो अपने लिबादे को उतारते हुए उसे पहना देता है और कहता है कि अब सब लोग सराय में चले गए हैं, हमें भी वापस वहां पर चलना चाहिए। रोसेना कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि आखिर कायल मेरे बारे में क्या सोचता है। वह विचार करती रहती है कि मैं जानती थी कि वह यहाँ नहीं है, फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद वह एक बार उसे ढूंढने के लिए जरूर आएगा। वह विचार करती रहती है कि साथ साथ यात्रा करते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीजें उसे और कायल को जोड़ रही हैं। हालांकि कायल ने कभी उस तरह से व्यवहार नहीं किया, फिर भी कुछ तो अकथनीय भावनाएं थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वही उसका भाग्य है। मुझे पता है कि काउंट भी मुझे घर लाने के लिए ढूंढ रहे होंगे, फिर भी मैं कायल के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती थी, उसके साथ थोड़ी और देर रुकना चाहती थी। क्या वह यह सब जानकर भी अनजान है या फिर ध्यान न देने का नाटक कर रहा है? रोसेना को इस तरह से उदास देखकर रियो कहता है कि खैर कायल, खैर वह अपने आसपास की चीजों को नोटिस करने में बहुत ही बुरा है, इसे ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर मत लीजिए। यह सुनकर रोसेना कहती है कि लेकिन वह लोग जिनसे कायल पहले मिला था और वो अचानक से ही रुक जाती है और वह कायल के बारे में विचार करने लगती है। उसे उस समय की याद आती है जब
काइल उन लोगों के साथ था, वह उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने कभी भी किसी को भी इतने करीब नहीं आने दिया जिससे कि उसे भी अलग सा महसूस हो रहा था। ऐसी फीलिंग उसने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। इन सब के बारे में विचार करते हुए रोज़ेना कहती है कि रियो, मुझे ढूंढने के लिए मजबूर करने के लिए मुझे माफ़ करना। मैं बस थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए मैं उस समय यहीं पर रुक गई थी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप वापस से लौट जाएं। मैं स्वयं ही वापस लौट आऊँगी क्योंकि मैं थोड़ी देर अकेले और रहना चाहती हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। काइल कहता रहता है कि क्या बेला वापस से एनिमल वर्ल्ड में वापस चली गई है। एवर कहती है कि हाँ, वैसे भी उसे बड़े होने पर वापस लौटना ही था। यह सुनकर काइल को बेला की याद आते हुए उसकी बात याद आती है। वह कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप यहाँ पर मेरे साथ हैं। काइल सोचता रहता है कि तो इसीलिए वह यहाँ से चली गई। वह इसीलिए ऐसी लग रही थी जैसे कि वह मुझे अलविदा कह रही हो। लेकिन काइल किसी भी तरह से बेला से मिलना चाहता था और वो गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ज़ेन, क्या आपने नहीं कहा था कि उसे वापस से समनिंग द्वारा बुलाया जा सकता है? यह सुनकर ज़ेनकिन सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वह बेला को बुलाने के लिए कहेगा। और काइल कहता है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर क्या उसे बुलाया जा सकता है। ज़ेनकिन कहता रहता है कि आप किसी भी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन उस युक्ति के बिना आप वहाँ नहीं रह सकते हैं। मैं बिना किसी कारण के नफरत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर वहाँ पर रियो भी आ जाता है। एवर कहती है कि यदि ऐसा है तो हमें यंग मास्टर के बारे में बिना बताए ही प्रिंसेस को बुला लेना चाहिए। और काइल खुश होते हुए कहता है कि हाँ हाँ, मैं ऐसा दिखावा करूँगा कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। और ज़ेनकिन गुस्से से कहता है कि क्या एवर, आपको सच में ऐसा लगता है कि यंग लेडी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी? और काइल कहता है कि मैं नहीं जानता आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और एवर कहती है कि बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हैं यंग मास्टर, बस आपको ऐसी ही एक्टिंग करनी है। काइल को इस तरह का व्यवहार करते हुए देखकर रियो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि जब मैं यहाँ से गया था तो आखिर आपने किस बारे में बात की थी। दूसरी ओर रीने भी अपनी वाइन को निकालते हुए कहती है कि क्या कहा उन्होंने? एनिमल किंगडम और बेला जिसे कि वह बुलाना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रियो आश्चर्य से कहता है कि क्या सच में कोई ऐसा स्थान है जिसे कि एनिमल किंगडम कहा जा सकता है? हमें एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे पता चल सके कि यह अस्तित्व में है। और ज़ेनकिन कहता है कि आपने खोजा था, इसका मतलब आपने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। ज़ेनकिन यह जानकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप सच में इतने समय से हमें खोज रहे थे? ज़ेनकिन इस बारे में विचार करता रहता है कि आखिर इस बारे में उन्होंने हमसे प्रतिज्ञा की शर्त क्यों ली थी कि हम यंग मास्टर के पास न जाएं। उन्होंने कहा कि हम कभी भी यंग मास्टर के पास नहीं जाएं। इसके अलावा उन्होंने हमें किसी और के पास जाने के लिए कभी नहीं रोका। ज़ेनकिन एक पेपर पर मैजिकल सर्कल को ड्रॉ करते हुए सोचता रहता है कि मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि मैं कभी भी किसी डीमन के शब्दकोश का उपयोग करूंगा एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए और किसी को इसके बारे में बताने के लिए। ज़ेनकिन उस मैजिकल सर्कल को ड्रॉ कर लेता है और उसे देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर यह आपकी कितनी मदद करेगा, लेकिन इसे देखिए। इस मैजिकल सर्कल को एक्टिव करने के लिए अत्यधिक माना की आवश्यकता होनी चाहिए, इसीलिए हमें सबसे पहले तो इस तरह के एक जादूगर को ढूंढना होगा। मैं इसके सिद्धांत को जानता हूँ, लेकिन मैं माना को नहीं जानता। और यह सुनकर उसे देखकर रियो कुछ भी नहीं समझ पाता है।
सैनकेन की बातों को सुनकर काइल कहता है कि यदि हमें एक जादूगर की जरूरत है तो री ने ऐसा करने में सक्षम हो सकती है। यह सुनकर सैनकेन सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकती है और सैनकेन कहता है कि जादूगर के माना पर निर्भर करता है कि यह सामान्य चक्र किसी के सामने प्रकट होगा। अंतिम गंतव्य यंग लेडी होनी चाहिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो शक्ति कम हुई तो वह अपने आप को प्रकट करने में सक्षम नहीं होगी। और वैसे भी 200 वर्षों में ऐसा करने में कोई भी जादूगर सक्षम नहीं हुआ है। इसके अलावा उस समय वह छोटी थी, इसीलिए ऐसा हो गया था। यह सुनकर रीने हल्का सा गुस्सा होते हुए खड़ी होते हुए कहती है कि मैं 500 सालों बाद में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाने लगी हूँ, ठीक है ना? और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस बारे में गलत हैं। वह गुस्से से उस पेपर को रियो से लेते हुए कहती है कि इसे मुझे दो, मुझे देखने दो इसे। आखिर तुम तो इसे पढ़ भी नहीं सकते हो, तो आखिर तुम इसे क्यों देख रहे हो? री ने उस मैजिकल सर्कल को देखते हुए कहती है कि 1 मिनट रुको, आखिरकार यह एनिमल वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं है। और यह सुनकर काइल शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वह कोई एनिमल वर्ल्ड है ही नहीं।